ठीक है, तो मतलब जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी ना इसकी, आज हमारा उसका तीसरा क्लास होगा। ठीक है, तो अभी तक मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी तक हमारा क्या हो गया। यहाँ पर हमारा फ़िलहाल जो हम MVC के अंदर हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, जिसका नाम हमने रखा है P2 वेब MVC, उसमें अभी तक कंट्रोलर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोलर्स में हम लॉजिक जो होता है हमारा उसको कंट्रोल करते हैं। एंड व्यूज़ में हमारे HTML फाइलें होती हैं, लेकिन यहाँ का HTML थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको हम CS HTML बोलते हैं, जिसको हम रेजर HTML कहते हैं। और रेजर HTML क्या है? इट्स अ सुपर सेट ऑफ HTML। इसमें HTML की सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, दैट इज़ कि आप @ जब लिखोगे, @ उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर आप C# कोड लिख सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है करली ब्रेसेस, @ के बाद अगर आपको एक ही लाइन में एक ही इंस्ट्रक्शन अगर आपको लिखना होगा तो उस वक्त आप करली ब्रेसेस को स्किप कर सकते हो। जस्ट @ के बाद जो भी लिखोगे वो क्या है? वो C# कोड है। इसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास मॉडल्स है, ओके, एंड मॉडल्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर वेव्स है। तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स एंड वेव्स, तो यही हमारा हो जाता है मॉडल्स, वेव्स एंड कंट्रोलर्स, दैट इज MVC। ठीक है, अब ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पर हमारी अभी एप्लीकेशन बन रही है। इसमें लास्ट वाले क्लासेस में हमने ये देखा था कि दैट सबसे पहले आपको एक कंट्रोलर बनाना है, जैसे होम कंट्रोलर। वहाँ पर हमने मेथड्स बनानी है, वो एक क्लास ही होती हैं, बिकॉज होम कंट्रोलर का जो इनहेरिटेंस है वो कंट्रोलर के साथ है, और कंट्रोलर के साथ जब इनहेरिट करते हो तो इससे होम कंट्रोलर के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कंट्रोलर क्लास में असल में है। एंड द कंट्रोलर क्लास इज प्रोवाइडेड बाय ASP.NET Core। इट्स अ बेस क्लास फॉर MVC कंट्रोलर विद द व्यू सपोर्ट। इसमें आप जब भी कोई मेथड बनाओगे, जब भी आप इसमें कोई मेथड बनाते हो, मेथड्स या जैसे जावास्क्रिप्ट में जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, इसमें हम उस मेथड की जो टाइप है उसको क्या रखते हैं? IAction रिजल्ट। एंड IAction रिजल्ट का मतलब होता है कि दैट इट इज़ नाउ गोइंग टू रिटर्न ए व्यू। ठीक है, ओके, तो ये व्यू को रिटर्न करेगी। सही है, चलो यहाँ तक हमने समझा। और रिटर्न व्यू करने के साथ साथ इसमें हमने दो चीज़ें और पढ़ी थी, दैट वाज अ व्यू बैग एंड व्यू डेटा। तो आप व्यू बैग और व्यू डेटा की मदद से फ्रंट एंड को डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है व्यू बैग डॉट यूज़र नेम शाहिद। इसका मतलब जो हमारा इंडेक्स का जो व्यू होगा उसमें यूज़र नेम के अंदर कौन सी चीज़ स्टोर है? शाहिद। इसीलिए जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, यू कैन चेक, जो गूगल क्रोम है वहाँ पर वेलकम किसको कर रहे हैं हम? शाहिद को। बिकॉज असल में अगर आप व्यूज़ में जाओगे एंड वहाँ पर अगर आप यूज़र में जाओगे, सॉरी होम में अगर आप इंडेक्स पे जाओगे, यू विल बी सीइंग, मैंने यहाँ पर H2 के अंदर क्या लिखा है? व्यू बैग डॉट यूज़र नेम। एंड हमें पता है कि दैट व्यू बैग डॉट यूज़र नेम में अभी कौन सी एंटिटी, वहाँ पर कौन सा स्ट्रिंग सेव्ड है। तो सही है, यहाँ पर ये चीज़ सही हो गई। अब अगर हम देखें मॉडल्स जो है, मॉडल्स ही असल में डेटा बाइंडिंग का काम करती हैं। फ़िलहाल जो हमारे पास ये वाला मॉडल है user.cs, ये हमारा डोमेन मॉडल है, और इस मॉडल को हमने डेटा नाम के फोल्डर के अंदर जो हमने लिखा था ना SQLDB कॉन्टेक्स्ट, तो SQLDB कॉन्टेक्स्ट में हमने यूज़र्स को इनहेरिट कहाँ से किया है? हमने यूज़र्स को इनहेरिट किया है यूज़र से। इसका मतलब जो यूज़र्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो असल में जो यूज़र क्लास में प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़र्स की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। चलो अब हमें इसके बाद जो है ना वो चीज़ जो समझनी है, जिसके ऊपर हम आगे जो हम फोकस करेंगे, दैट्स द सेशन मैनेजमेंट। कोई बात नहीं, अभी आप क्लास में बैठो आराम से, वो मैं बाद में देख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप चेक करें। अब जो हमारा फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि हम यूज़र कंट्रोलर के ऊपर फोकस करेंगे, एंड हमारा काम जो है वो सेशन मैनेजमेंट का होगा। तो यूज़र कंट्रोलर में अगर आपको याद होगा, हमने एक तो रजिस्टर का गेट बनाया है और लॉगिन का गेट बनाया है। हालांकि हम फिर इससे आगे भी चले गए, मैंने आपको फिर बताया था कि मैंने आपको खुद से कहा था कि आप रजिस्टर का पोस्ट भी बनाओ, लॉगिन का पोस्ट भी बनाओ, तो मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर फिर से वो लॉजिक जो है ना जल्दी से मैं वो लिख के दिखाऊंगा, एंड फिर आप पता है क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप उसमें कुछ चीज़ें एडवांस चीज़ें आप देखोगे आज। तो आप इस चीज़ के साथ देखो, ये हम बेसिकली रजिस्टर के अंदर क्रैड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम रजिस्टर करेंगे तो क्रैड का मतलब C जो उसका क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट होता है ना, तो हम रजिस्टर जब करते हैं ना किसी चीज़ में, जब भी आप किसी बंदे को रजिस्टर करवाओगे तो आप उस वक्त क्या करते हो? आप क्रिएट करते हो। असल में यूज़र को हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। और इसके साथ हमने देखा होगा कि पिछले 2 क्लासेस में, क्योंकि इसकी मेजर 2 ही क्लासेस हुई थी जब मैंने खुद पढ़ाया था आप लोगों को,
फिर उसके बाद मैंने आप ही को टास्क दिए थे, लेकिन आज के बाद अब मैं टास्क नहीं दूंगा, कम से कम इस वीक में तो कोई टास्क नहीं होगा, हमारी प्रॉपर फ्राइडे तक क्लासेस जाएंगी, तो 5 क्लासेस, ठीक है, इसमें हम आगे जाएंगे, बाद में आप अगले हफ्ते प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अब यूज़र कंट्रोलर में सबसे पहले हमें एक DI करना है, मतलब जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप देखो मैंने यहाँ पर एनकैप्सुलेशन की है, मैंने यहाँ पर SQLDB कॉन्टेक्स्ट को लिया है एज अ टाइप, और SQLDB कॉन्टेक्स्ट मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इट्स अ प्राइवेट वेरिएबल, एक तरह से प्राइवेट मेंबर है किसका, यूज़र कंट्रोलर का। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि दैट इट्स एन एनकैप्सुलेटेड फील्ड, बिकॉज ये क्लास के अंदर जो है ये वेरिएबल जो हमने यहाँ पर बनाया SQLDB कॉन्टेक्स्ट, ये सिर्फ यूज़र कंट्रोलर के अंदर अवेलेबल होगा, एंड इट इज़ प्राइवेट रीड ऑनली। प्राइवेट रीड ऑनली का मतलब ही होता है कि दैट आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, एंड इट्स अ प्राइवेट फील्ड। उसके बाद मैंने यूज़र कंट्रोलर नाम से एक मेथड क्रिएट किया है यहाँ पर, एंड उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसके अंदर भी पैरामीटर क्या लिया है मैंने, SQLDB कॉन्टेक्स्ट, एंड SQLDB कॉन्टेक्स्ट उसकी क्लास है। SQLDB कॉन्टेक्स्ट उसकी मतलब क्लास भी है, उसी क्लास से इनहेरिट होकर आया है SQLDB कॉन्टेक्स्ट। एंड फिर मैंने नीचे लिखा है दिस डॉट SQLDB कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो अभी क्लास में जो यानी कि जो क्लास का प्राइमरी जो उसका अपना एनकैप्सुलेटेड फील्ड है वो, और ये जो SQLDB कॉन्टेक्स्ट जो पैरामीटर में आ रहा है ये आपस में सेम है, यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि दिस डॉट SQLDB कॉन्टेक्स्ट, यानी कि दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम। उसके बाद आपने रजिस्टर का मेथड बनाया है और लॉगिन का मेथड बनाया है, लेकिन देखो ये दोनों ही मेथड्स के सामने मैंने एनोटेशंस लगा दी, और मैंने इस एनोटेशन का नाम रखा HTTP गेट एंड HTTP गेट। दोनों ही HTTP गेट है, दोनों ही क्या है, HTTP गेट। इसका मतलब जब भी कोई यूज़र स्लैश रजिस्टर पर गेट रिक्वेस्ट भेजता है, यूज़र स्लैश रजिस्टर पे जब भी कोई गेट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको जो है रजिस्टर का व्यू नज़र आएगा, रजिस्टर का व्यू। एंड आपको याद होगा कि हमने रजिस्टर का व्यू कहाँ पे बनाया था, व्यूज़ के अंदर, यूज़र स्लैश रजिस्टर डॉट CSS/HTML में। ओके, तो वहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा रजिस्टर पेज बनाया हुआ है। उसमें आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने बूटस्ट्रैप से एक रजिस्टर पेज उठाया था, और इसमें मैंने क्या क्या रखी हैं, यूज़र नेम, इसके अंदर मैंने रखा ईमेल और पासवर्ड। लेकिन ये काम सिर्फ तब करेगा जब इसमें आप डेटा बाइंडिंग सही से करोगे, एंड डेटा बाइंडिंग असल में इस नेम से होती है। इनपुट फील्ड के अंदर जो ये नेम एट्रीब्यूट होता है ना, डेटा बाइंडिंग इसी से होती है। नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, नेम इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। आप में से लास्ट टाइम जब मैंने आपको टास्क दिया था, आप उसमें से ये नेम एट्रीब्यूट डालना भूल गए थे, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल गए थे, तो इसीलिए मैं ऑन रिकॉर्ड फिर से बोल रहा हूँ कि दैट इस नेम एट्रीब्यूट के बगैर इनपुट फॉर्म से जब भी कोई चीज़ जाएगी वो मतलब उसमें डेटा बाइंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमें जो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, हमें बताना है बैकएंड को कि कौन से इनपुट से यूज़र नेम आ रहा है, कौन से इनपुट से ईमेल आ रही है और कौन से इनपुट से, इसीलिए हम इनपुट्स को ये नेम एट्रीब्यूट देते हैं। देखो जब आप HTML पढ़ते हो, CSS पढ़ते हो, उस वक्त ये नेम एट्रीब्यूट हम रखते नहीं हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें बैकएंड होता है वहाँ पर। लेकिन जब आप बैकएंड के साथ इस चीज़ को इंटीग्रेट करोगे, उस वक्त याद रखना हमेशा इस इनपुट का जो ये नाम है, नाम ये नेम से ही असल में डेटा बाइंडिंग पॉसिबल है। एक और चीज़ भी है, दैट्स कॉल्ड एज ASP फॉर। क्या है ASP फॉर, ऐसे भी आप कर सकते हो ASP फॉर, यानी कि मैंने लेबल को क्या लगा दिया ऊपर, ASP फॉर इज इक्वल टू यूज़र नेम, इससे भी डेटा बाइंडिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो लेकिन ASP फॉर क्या HTML में ASP फॉर है? नहीं, HTML में ASP फॉर नहीं है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे टैग हेल्पर। क्या कहेंगे? टैग हेल्पर। तो ये हमारे पास कुछ रेजर HTML के अंदर कुछ टैग हेल्पर्स है, इनका भी कुछ खास काम होता है, मतलब HTML के अंदर तो नहीं है बट ASP.NET प्रोवाइड करता है इन चीज़ को। तो जब भी आप कहीं पे देखोगे ASP लिखा हुआ, किसी भी एट्रीब्यूट के सामने जब आप देखोगे ASP लिखा हुआ, तो आपको याद आना चाहिए, ये हमेशा याद रखो कि दैट ये ASP असल में टैग हेल्पर है। तो ASP फॉर हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिलहाल मैं ASP फॉर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ किस एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहा हूँ, नेम एट्रीब्यूट का, जो कि इनपुट फील्ड में है। और फॉर्म की मेथड भी देखो क्या रखी है मैंने, पोस्ट। और फॉर्म का जो बटन होता है ना, फॉर्म का जो बटन, वो डिफ़ॉल्ट उसकी टाइप क्या होती है, उसकी टाइप हमेशा सबमिट होती है। तो जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड फॉर्म सबमिट हो जाएगा किस राउट पर, ऑब्वियसली उसी राउट पर जहाँ पर इसका व्यू है। इसका व्यू है यूज़र/रजिस्टर पे, यूज़र/रजिस्टर पे। तो लेकिन इट विल बी एन पोस्ट रिक्वेस्ट
इट मीन्स यूज़र कंट्रोलर के अंदर आपको एक मेथड क्रिएट करना होगा, यू विल बी क्रिएटिंग ए मेथड, ओके। तो चेक करो, मैंने एक मेथड क्रिएट किया, बट आई विल बी नेमिंग इट HTTP पोस्ट, ठीक है। तो मैंने इसका नाम HTTP पोस्ट रखा, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए आप, एरर दे रहा है ओब्वियसली बिकॉज दो मेथड्स एक ही नाम से हैं, तो ये चलेगा नहीं। तो या तो हमें पैरामीटर्स में चेंज करना सो दैट हम क्या करें, मेथड ओवरलोडिंग, है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि देखो तुम यूज़र, अब यूज़र क्लास है, यूज़र क्या है, यूज़र क्लास है, एंड ये डोमेन क्लास है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम यूज़र क्लास ले लो एंड तुम यूज़र के तर्ज पर यूज़र को ले लेना, ठीक है। अब स्मॉल यूज़र के जगह पर आप लिख सकते हो मॉडल भी, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मॉडल, MODEL ऐसे लिख लो। तो इसका मतलब जो मॉडल है वो कहाँ से इनहेरिट होकर आया है, वो यूज़र से इनहेरिट होकर आया है। लेकिन आप इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, लाइक अगर मैं इसका नाम यूज़र स्मॉल में ऐसे रखूँ तो वो भी चल जाएगा। इसका मतलब इससे ये भी समझ में आएगा कि दैट दिस स्मॉल यूज़र, ये जो स्मॉल यू से आपने यूज़र लिखा है, ये इनहेरिट होकर आया किससे, यूज़र से। तो दोनों ही फीजिबल है, आपको जो अच्छा लगे वो। असल में इसमें इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये जो ये चीज़ है ना, ये आपका मॉडल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख लो, ABC XYZ कुछ भी, असल में इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट यूज़र है। हाँ देखो, ओके। अब इसके बाद देखो एरर भी चला गया, एरर भी चला गया क्योंकि मैं यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग कर चुका हूँ, तो मैं ये चला गया एरर। अब यहाँ पर रजिस्टर का लॉजिक प्रॉपरली होगा। अगर मैं अभी देखूँ इस यूज़र में क्या है, ठीक है, देखो अगर ऐसे लिखे हम यूज़र डॉट, अब देखो यूज़र का एड्रेस है, यूज़र का ईमेल है, यूज़र का फ़ोन है, यूज़र की प्रोफाइल पिक है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है। इसका मतलब इस यूज़र नाम के पैरामीटर के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो असल में यूज़र के प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि यूज़र मॉडल क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो इसके अंदर है। चलो अब एक काम करते हैं, अब रजिस्टर का लॉजिक क्या होगा। देखो रजिस्टर का लॉजिक बहुत ही आसान है, हमने लिखा है एक बार इस चीज़ को, आपने लॉगिन का लॉजिक भी लिखा है, बट मैं फिर से यहाँ पर दिखा रहा हूँ। एंड वो जो हमने पुराना लॉजिक लिखा था वो मैंने नीचे कमेंट आउट करके रखा है, ठीक है। तो रजिस्टर का लॉजिक देखो क्या लिखना है हमें, मैं फिर से लिखूँगा वही सेम टू सेम। पहले आप देखोगे इफ़, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर आज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉडल स्टेट, हाँ मैंने क्या लिखा, मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, मैंने लिखा मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड। अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है तो तुम कुछ करना, ये कंडीशनल है ना। लेकिन मुझे इसका उल्टा लॉजिक चाहिए, तो मैं लिखता हूँ कि अगर मॉडल की स्टेट वैलिड नहीं है, मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड का उल्टा कर दिया मैंने, यानी कि अगर नॉट मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड है, अगर मॉडल की स्टेट वैलिड नहीं है तो तुम क्या करोगे, तो तुम करना काम, तुम व्यू बैग में एक क्या डालोगे, एक एरर मैसेज, व्यू बैग डॉट एरर मैसेज, और तुम लिखना ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। तो मैंने ऐसे व्यू बैग में मैसेज डाल दी, तो ये काम करेगा। और हाँ एक और चीज़ भी यहाँ पर देख लो, आज आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है। देखो कोड लिखना आजकल के ज़माने में, अगर आप यही लॉजिक अभी बोलोगे चैट जीपीटी को लिखने के लिए, वो 2 सेकंड में लिख के देगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा ना कि इसने क्या लिखा। आप कर लो कितना भी blackbox.ai इस्तेमाल या चैट जीपीटी डॉट वट एवर जो भी आप यूज़ करते हो, लेकिन वो इन द लॉन्ग रन वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं होंगे क्लियर, तो ये हमेशा आप हवा में ही लटकते रहोगे। एंड इंटरव्यूज़ बहुत रिजिड है आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो वहाँ से निकलना ही, इंटरव्यू कॉल आना ही बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। तो अगर कॉल आया, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर वहाँ पर अगर आप कुछ बोल नहीं पाए तो वो समझो कि ये सब कुछ ज़ाया है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने व्यू बैग डॉट एरर मैसेज जो है वो ऑल डिटेल्स रिक्वायर्ड कर दिया। अब व्यू बैग जो है ना, वो याद रखना कि इसकी भी बाइंडिंग व्यू के साथ है, यानी कि ये डायरेक्टली एरर मैसेज कहाँ चला जाएगा, व्यू में। तो इसके बाद मुझे ज़रूरी क्या करना है, उसके बाद मुझे ज़रूरी करना है रिटर्न व्यू। तो मैंने ऐसे लिखा रिटर्न व्यू, तो चलो ये सही है। लेकिन बताओ मुझे मॉडल स्टेट वैलिड कब नहीं होगी। मॉडल स्टेट इसका मतलब है कि दैट ये यूज़र जो है इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइक इसमें क्या क्या है, अगर आप यूज़र क्लास को देखोगे, हमारे पास इस यूज़र क्लास में यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक, यूआरएल, फ़ोन, एड्रेस, जितनी भी इसके अंदर रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना, रिक्वायर्ड उनका होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी होगी कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायर्ड नहीं, मतलब रिक्वायर्ड है लेकिन वो आ नहीं रही फ्रंट एंड से, क्योंकि फ्रंट एंड से 3 ही चीज़ें आ रही हैं। हमने फ्रंट एंड भी ऐसा बनाया है
हमने register डॉट सी एस HTML में भी कितनी चीज़ें रखी हैं, 3 ही चीज़ें, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड सिर्फ यही 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है। एंड बाकियों को हमने यूज़र मॉडल के अंदर पहले क्या रखा था, खाली स्ट्रिंग और उसके साथ क्वेश्चन मार्क रखा था, यानी कि हम नलेबल डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मॉडल स्टेट, जब मैंने ये लिखा ना कि मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये तीनों की बात हो रही है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड की। नहीं कि अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं हुई तो, अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं हुई तो उस वक्त तुम बोलना ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये एक, इस चीज़ को हम बोलते हैं वैलिडेशन, ठीक है। ओके, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसके बाद आगे और भी इसमें कुछ कैच है। सेकंड चीज़ आप चेक करोगे, सेकंड चीज़ देखो, सेकंड चीज़ हम चेक करेंगे यहाँ पर, इस लाइन को मैं कॉपी करके मैं जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा where user is equal to await SQL DB context dot users first or default async, यानी कि DB क्वेरी जो है ना, ये हम इसमें मान लो ढूंढ रहे हैं। ये DB क्वेरी आपने इससे पहले भी देखी है, ठीक है, लेकिन इस DB क्वेरी का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं 2 DB क्वेरीज आपको बताऊंगा। और हाँ, DB के ऊपर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप EF कोर का कोई भी मेथड यूज़ करोगे, वहाँ पर 2 मेथड्स होते हैं। कौन से मेथड्स होते हैं? 2। तो ज़रा मैं ऐसे लिखूँ where, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूज़र, क्या लिखा मैंने, where एग्जिस्टिंग यूज़र। एग्जिस्टिंग यूज़र क्या है, मैंने इस पे जैसी अगर मैं लिखूँगा ना await, अगर मैंने लिखा await, इसका मतलब आई एम गोइंग टू यूज़ एसिंक्रोनस ऑपरेशन। लेकिन ये मेथड जो है ये खुद एसिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं है, इट्स नॉट एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो मैं यहाँ पर अवेट नहीं लिखूंगा। अगर मैं अवेट नहीं लिखूंगा, क्या ये चलेगा? हाँ, ये फिर भी चलेगा, लेकिन फिर मुझे EF कोर के अंदर एसिंक्रोनस के बगैर जो मेथड होंगे उनको यूज़ करना है। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, आप ऐसे लिखे DB कॉन्टेक्स्ट, लेकिन ये DB कॉन्टेक्स्ट याद रखो, ये कौन सा वाला DB कॉन्टेक्स्ट है, ये आपको ये वाला लिखना है, SQL DB कॉन्टेक्स्ट, जो मतलब आपने इस पैरामीटर का जो नाम है वो वाला। अब आप देखोगे कि जो एक्चुअल क्लास है उसका नाम SQL DB कॉन्टेक्स्ट है, उसमें S कैपिटल है और इस वाले में S स्मॉल है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आई विल बी राइटिंग SQL DB कॉन्टेक्स्ट डॉट, देखो उसमें यूज़र्स नाम की एक क्लास है, ठीक है, यूज़र्स नाम की एक क्लास है उसके अंदर, तो मॉडल जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें मेथड देखो क्या है, अगर मैं लिखूँ फाइंड, इसमें फाइंड के 2 मेथड है, फाइंड और दूसरा फाइंड एसिंक। देखो अगर आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फाइंड का भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन जस्ट राइट फाइंड। आप फाइंड ऐसे लिखो फाइंड, और आप फाइंड किससे करना चाहते हो, मतलब कौन से एट्रीब्यूट से आप फाइंड करना चाहते हो, आप यानी कि आप यूज़र को किस एट्रीब्यूट से ढूंढना चाहते हो, आपको इसके अंदर वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप फाइंड के ऊपर हवर भी करोगे, ये दिखा रहा है कि आपको पैराम्स में क्या डालना है, कोई की वैल्यू, तो ठीक है, हम किससे ढूंढ सकते हैं यूज़र को, उसके ईमेल से। तो मैं लिखूंगा यूज़र डॉट ईमेल, तो चलो यूज़र डॉट ईमेल मैंने ऐसे लिखा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम यूज़र को उसके ईमेल से ढूंढो। लेकिन हम क्यों मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशंस यूज़ करते हैं? देखो मुझे एक बात बताओ, कितने लोग एक टाइम पर ये चीज़ कर रहे होंगे? मतलब कल को जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में होगा, जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन में होगा, बताओ एक टाइम पर कितने यूज़र्स रजिस्टर कर रहे होंगे? बहुत सारे। तो क्या हम चाहेंगे कि दैट हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक रहे? हाँ, नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब एप्लीकेशन के बहुत सारे यूज़र होते हैं तो हम कॉन्करेंसी के लिए, यानी कि कॉन्करेंट यूज़र्स को अपना मतलब वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि हम ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि दैट उस पर कॉन्करेंट यूज़र्स, अगर मिलियंस ऑफ यूज़र्स भी एक साथ हो, हमारा जो थ्रेड है वो कभी ब्लॉक ना रहे। तो और हम हमारे सिस्टम के अंदर अगर 8 थ्रेड्स हैं, या अगर हमारे सिस्टम के अंदर 16 थ्रेड्स हैं, आजकल तो सिस्टम्स में 32 थ्रेड्स भी होते हैं बड़े बड़े सिस्टम्स के अंदर, और जो हमारे सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं उनमें तो हज़ारों थ्रेड्स भी होते हैं, मतलब 100, 200, 250 थ्रेड्स तो वहाँ पर ईजीली होते हैं। तो आप कभी नहीं चाहोगे कि दैट कि रजिस्टर करने के टाइम पे मेन ही थ्रेड पे सारा हो जाए। तो इसीलिए दूसरे थ्रेड पे शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ऑपरेशन को एसिंक्रोनस बनाते हैं। लेकिन जब आप एसिंक्रोनस मेथड का यूज़ करोगे, फिर आपको EF कोर का फाइंड मेथड नहीं यूज़ करना, आपको फाइंड एसिंक करना है, ठीक है। और EF कोर आपको दोनों ही मेथड प्रोवाइड करता है, एसिंक्रोनस भी और सिंक्रोनस भी, ठीक है। विदाउट, देखो फाइंड है, फाइंड वाला तो सीधा सिंक्रोनस मेथड है, लेकिन अगर आप लिखोगे फाइंड एसिंक, तो फाइंड एसिंक जो है वो कौन सा मेथड है, दैट्स अ एसिंक्रोनस मेथड। लेकिन ये एरर देगा आपको, क्योंकि ये फंक्शन आपको फिर क्या बनानी है, पहले इसको आपने एसिंक्रोनस बनाना है। तो ठीक है, अगर मैं इसको एसिंक्रोनस बनाऊं तो कैसे बनाऊं एसिंक्रोनस? जब मैं लिखूंगा अवेट, ठीक है, तो जब आप अवेट लिखते हो ऐसे अवेट,
ठीक है। देखो जैसे मैंने अवेट लिखा, मैंने एंटर किया तो इसने खुद से यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, एसिंक टास्क और आई एक्शन रिजल्ट को रखा इस तरह से ग्रेटर देन एंड लेस देन में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अब एसिंक्रोनस टास्क है। एसिंक्रोनस टास्क एंड एक्शन रिजल्ट इज द टाइप, ओके, इट्स एन एसिंक्रोनस टास्क एंड उस टास्क का टाइप क्या है, उस टास्क का टाइप एक्शन रिजल्ट है। और एक्शन रिजल्ट होता क्या है, एक्शन रिजल्ट कुछ नहीं है भाई, वो रिटर्न व्यू करता है, ठीक है, उसमें व्यू आपको रिटर्न करना पड़ता। तो मैंने जैसे अवेट लिखा, नाउ आई विल बी यूजिंग दैट एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट, उसके ऊपर मैं लिखूंगा यूजर्स डॉट, सबसे पहले मुझे इसको ढूंढना है। अब मैं ऑब्वियसली फाइंड मेथड तो यूज़ नहीं करूंगा, आई विल बी यूजिंग द फाइंड एसिंक मेथड, लेकिन ये भी गलत होगा क्योंकि फाइंड एसिंक मेथड सिर्फ की पर चलता है। की समझते हो, की यानी कि आप इसमें सिर्फ फाइंड एसिंक के अंदर आप ज़्यादातर कीज़ जो देखो इसने लिखा भी है, द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की फॉर द एंटिटी टू बी फाउंड, यानी कि जिस भी एंटिटी को, यानी कि डेटाबेस में जिस भी एंटिटी को आप ढूंढना चाहते हो आपको उसका प्राइमरी की देना है। अब उसका प्राइमरी की कौन है, वो तो उसका आईडी है, लेकिन क्या आपके पास यूज़र की आईडी है, नहीं, आपके पास यूज़र के 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि मॉडल में, मॉडल क्लास से 3 ही एट्रीब्यूट्स आएंगे फ्रंट एंड से, कौन कौन सा, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। आपको उन्हीं तीनों में से कोई चीज़ यूज़ करनी होगी। तो याद रखना कि अगर मैं फाइंड एसिंक करूँ यूज़, मुझे फिर इसमें यहाँ पर लिखना चाहिए था यूज़र डॉट उसकी यूज़र आईडी, बट चूंकि मेरे पास यूज़र आईडी है ही नहीं, क्योंकि मॉडल क्लास में यूज़र आईडी नहीं होगी। मॉडल क्लास में मेरे पास 3 ही चीज़ें हैं, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं फाइंड एसिंक मेथड यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं फिर, इसके बदले क्या यूज़ करूं मैं, देखो मैं इसको लिखूंगा कमेंट में, इसमें लिखूंगा कि फाइंड एसिंक सिर्फ हम तब यूज़ करते हैं, फाइंड एसिंक इज़ फॉर पीके। पीके का मतलब, हाँ पीके हो गया प्राइमरी की। तो ठीक है, मैं इस लाइन को फिलहाल कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया और इस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया, मैं वहीं पे रखूँगा सो दैट आपको फर्दर रेफरेंस के लिए समझ में आ जाए। तो मैं फाइंड एसिंक अगर नहीं करूँ तो क्या यूज़ करूँ, देखो हम करेंगे एक और मेथड इस्तेमाल, उसका नाम है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। क्या है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का सिंक्रोनस मेथड भी है, वो किस नाम से होगा, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, उसमें एसिंक नहीं होगा। लेकिन चेक करो, ये मुझे बोलता है कि यूज़र डॉट यूज़र आईडी इसमें नहीं जा सकती, क्योंकि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक में आपको वो सब चीज़ें डालनी है जो प्राइमरी की नहीं है, यानी कि आप इसमें क्या डाल सकते हो, यूज़र डॉट ईमेल, तो मैंने इसमें ऐसे डाल दिया और ये तब भी नहीं चला। रीज़न क्या है, रीज़न है कि दैट फाइंड फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक जो है ना, ये स्ट्रिंग नहीं लेता पैरामीटर को, मतलब ये एज अ पैरामीटर स्ट्रिंग को नहीं लेता, ठीक है, ये पैरामीटर में फंक्शन लेता है। क्या लेता है, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक जो है ये पैरामीटर में स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ईमेल तो वैसे स्ट्रिंग थी ना, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं की, इसका मतलब ये फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं फंक्शन एक लिखूंगा, मैं लिखूंगा यू विच इम्प्लाइज टू, ये कौन सी फंक्शन है भाई जो हम एक ही लाइन में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ वन लाइनर फंक्शन। यू पैरामीटर है, ओके, पैरेंथेसिस विच इम्प्लाइज टू कर्ली ब्रेसेस। जावास्क्रिप्ट में अगर आप इसको लिखते तो आप ऐसे लिखते पैरेंथेसिस विच इम्प्लाइज टू कर्ली ब्रेसेस। जावास्क्रिप्ट में इसको हम एरो फंक्शन बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना एरो फंक्शन, लेकिन यहाँ पर एरो फंक्शन नहीं लिखनी है आपको, यहाँ पर पैरेंथेसिस हटाओ, यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट में होती है, ठीक है। तो समझो यहाँ पर खाली यू है, ऐसे यू विच इम्प्लाइज टू, कर्ली ब्रेसेस भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू इम्प्लाइज टू, बस इतना ही। तो ये फंक्शन है, इसका मतलब ये जो यू है ना, दिस यू इज अ पैरामीटर विच इम्प्लाइज टू, उसके बाद जो भी आप लिखोगे वो फंक्शन है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि देखो यू डॉट ईमेल, यू डॉट ईमेल जहाँ पर बराबर होगा किसके, यूज़र डॉट ईमेल के, तो मैंने ऐसे लिखा, तो ये एक फंक्शन हो गई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक जो है ना वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करता एज ए पैरामीटर, वो एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है एज ए पैरामीटर। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम ढूंढो किसको, एक यूज़र को जिसकी ईमेल यूज़र डॉट ईमेल से मिलती हो। तो इसका मतलब ऐसे हो जाएगा, तुम एक यूज़र को ढूंढो जिसकी ईमेल डेटाबेस, यानी कि यहाँ तक कि डेटाबेस के बारे में बात हो रही है, तुम एक यूज़र ले लो, उस यूज़र की ईमेल बराबर होगी यूज़र डॉट ईमेल के, और ये यूज़र डॉट ईमेल कौन है, ये यूज़र डॉट ईमेल जो फ्रंट एंड से आ रहा है। तो ये वाला पोर्शन फ्रंट एंड से आ रहा है और ये वाला पोर्शन पहले से डेटाबेस में मौजूद है। तो इसको समझो आप, ये कैसे चल रहा है। अब ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग यूज़र अगर होगा तो आप इसको मत फिर से रजिस्टर करोगे,
लॉजिक तो सेम है ना कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र पहले से है तो आप क्यों इसको फिर से एक बार रजिस्टर करोगे। तो मैं लिखूंगा कि देखो अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो हम लिखेंगे ऐसे, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नल है तभी तुम आगे जाना। अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नल है यानी कि वो है ही नहीं, तभी तुम एक यूज़र क्रिएट करना, वरना क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब है मसला कि पहले मैं नल होने का लॉजिक लिखूं या नॉट नल होने का लॉजिक लिखूं। ये हमेशा याद रखना कि पहले नहीं का लॉजिक लिखना चाहिए। पहले किसका लॉजिक लिखना चाहिए? नहीं का। पहले नॉट का लॉजिक लिखना चाहिए, बाद में फिर एक्चुअल होने का लॉजिक लिखना चाहिए। तो मैंने लिखा अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नॉट नल है, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नॉट नल है, नॉट नल का मतलब है कि यूज़र एग्जिस्ट करता है ना, तो उस केस में आप एक एरर मैसेज डाल देना, व्यू बैक डॉट एरर मैसेज, और वो एरर मैसेज जो है उसमें आप लिखेंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई तोप नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपने लिखा यूज़र ऑलरेडी, ठीक है, एग्जिस्ट्स। ओके, नाउ अगर यूज़र पहले से है, बताओ इसके एल्स में क्या है? इसके एल्स में यानी कि नॉट नल का उल्टा क्या है? नॉट नल का उल्टा है कि ये नहीं है, यानी कि है ही नहीं, नल है। तो अगर ये नल है, यानी अगर है ही नहीं, तो आपको क्रिएट करना ना एक यूज़र। तो आप क्या लिखोगे? वैर न्यू यूज़र। क्या लिखोगे? वैर न्यू यूज़र इज इक्वल टू, फिर से आप अवेट चलाओगे, इसका मतलब फिर से SQL DB कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र्स पर आप क्या करोगे? डॉट एड एसिंक। देखो ऐड का दो मेथड है, ऐड भी है, ऐड एसिंक भी है। ऐड इसका सिंक्रोनस मेथड है और ऐड एसिंक इसका सिंक्रोनस मेथड है, एसिंक्रोनस मेथड है, ठीक है। तो दोनों मेथड है, तो मैंने लिखा ऐड एसिंक। तो ऐड एसिंक को जैसे ही आप कॉल करते हो, अब चेक करो ऐड एसिंक एरर दे रहा है, क्योंकि ऐड एसिंक को चाहिए क्या? इसको कुछ चाहिए ना, कुछ वैल्यू, मॉडल डॉट यूज़र इसको चाहिए। तो ठीक है, मैं इसमें यूज़र मॉडल डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? यूज़र मॉडल, यानी कि जो यूज़र आ रहा है ना, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, वो तीन चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी और ये हो जाएगा। अब देखो अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, इसके दो ही चांसेस, इसके दो ही चीज़ें हैं, या तो ये नया यूज़र क्रिएट होगा या तो नहीं होगा। अगर क्रिएट हुआ तो तुम बोलना ठीक है, क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो ठीक है, करते हैं। हम लिखते हैं कि अगर ये हुआ, इफ़ न्यू यूज़र, ठीक है, सॉरी मैंने क्या लिखा? इफ़ न्यू यूज़र नॉट नल, ठीक है। अगर ये नॉट नल है, यानी कि नॉट नल का मतलब है कि क्रिएट हो गया है ना। या अगर आप ऐसा करोगे भी नहीं, इफ़ कंडीशन में अगर लिखोगे भी नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो कि हाँ भाई, इसके बाद तू एक काम करना, तुम व्यू बैग में क्या डाल देना? तुम व्यू बैग में डाल देना सक्सेस मैसेज। क्या डाल देना? हाँ, तुम व्यू बैग में सक्सेस मैसेज डाल देना, SU सक्सेस मैसेज। एंड उसमें आप क्या बोलोगे उस सक्सेस मैसेज में? यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहीं पे आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा जो मैं इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, जो आपके फर्दर बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो व्यू बैग में आपने सक्सेस मैसेज डाल दी, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद आप रिटर्न व्यू करते हो। लेकिन व्यू किसका रिटर्न होगा? रजिस्टर पेज का ही। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और फंक्शन आज देख लेते हैं। पहले देखो, रजिस्टर जब हो जाएगा कंप्लीट, क्या अच्छा रहेगा? एक सक्सेस मैसेज शो करना या रीडायरेक्ट करना? रीडायरेक्ट करना है ना, रीडायरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी डोंट हैव टू राइट अ सक्सेस मैसेज, वी विल बी जस्ट राइटिंग रीडायरेक्ट टू एक्शन। क्या लिखेंगे? रेस रीडायरेक्ट टू, देखो यहाँ पर एक मेथड है रीडायरेक्ट टू एक्शन। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम डायरेक्टली इसके बाद किसी दूसरे पेज पे चले जाना, तुम चले जाना किस पर? लॉगिन पर, ठीक है, रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन। इसका मतलब जैसे ही एक सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, आफ्टर द सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ये कहाँ पर चला जाएगा? तो देखो इसमें हर एक लाइन का यहाँ पर मतलब है। तो आपको इस केस में फिर व्यू बैक डॉट सक्सेस मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली रीडायरेक्ट टू एक्शन लॉगिन करते हैं। क्या ये कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। देखो क्यों कंप्लीट नहीं है। हमेशा याद रखो कि जब भी आप ये एसिंक्रोनस मेथड्स बनाते हो और जिसमें DB कॉन्टेक्स्ट के साथ आप बातें करते हो, तो जिसमें आप DB कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करोगे, वो मेथड्स में हमेशा आप ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करोगे। किसका? तो अगर मैं ट्राई कैच का यूज़ करूँ, शायद अभी तक हमने ट्राई कैच का यूज़ कहीं पे किया नहीं, ठीक है, तो हमने इसको ट्राई कैच में करना है।
क्योंकि जब आप ट्राई कैच यूज़ करोगे तो अगर किसी भी मेथड में किसी भी मतलब कोई भी एसक्यूएल डीबी कॉन्टेक्स्ट का कोई भी मेथड अगर होगा, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से हम पकड़ सकते हैं। तो ठीक है, मैंने ये पूरा का पूरा लॉजिक किस में लिखा, ट्राई के अंदर। तो इससे आपका जो मतलब एरर हैंडलिंग है ना वो प्रॉपर, हम ट्राई कैच को यूज़ करते हैं प्रॉपर एरर हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखता हूँ ट्राई इफ़ मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, फिर आगे वही लॉजिक है। लेकिन अगर आप ऐसा समझो कि दैट अगर ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक ही बैठ गया तो क्या करना है। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा ट्राई क्या करना है, अगर ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक ही बैठ गया तो क्या करना है, हम इसको बोलते हैं कि चलो तुम एक्सेप्शन पकड़ना। एक्सेप्शन .NET में एरर को बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक, और ये एक्सेप्शन भी एक क्लास है। देखो आप चाहो तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन क्लास को बेस क्लास मानकर EX जो है, EX क्या होगा फिर, EX इसकी इनहेरिटेड क्लास है, यानी कि एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट होकर कौन आ गया, ये EX। या आप चाहो तो इसका नाम रखो एरर ऐसे, लेकिन बेटर इज टू गो विद EX। EX स्टैंड्स फॉर एक्सेप्शन। तो बताओ EX क्या है, EX इज एन इनहेरिटेड क्लास। इनहेरिटेड क्लास फ्रॉम वेयर, एक्सेप्शन क्लास। एक्सेप्शन इज अ बेस क्लास फॉर कैचिंग एरर्स इन .NET। तो देखो रिप्रेजेंट्स एरर्स दैट ऑकर ड्यूरिंग एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। देखो एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे जितने भी एरर्स होते हैं वो किस क्लास में पकड़े होते हैं, वो किस में होते हैं, वो एक्सेप्शन क्लास में होते हैं। एंड ये एक्सेप्शन क्लास भी सिस्टम के अंदर है, इसका मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एनवायरनमेंट्स हैं, जितने भी SDKs हैं, उनमें एक्सेप्शन इनहेरिटेड है, मतलब ये इनबिल्ट है, सॉरी इनहेरिटेड नहीं। तो चलो थ्रो नहीं करना तुम, हम इसको बोलेंगे कि चलो तुम उस वक्त भी रिटर्न क्या करोगे, तुम रिटर्न व्यू करना। क्या करोगे, रिटर्न, तुम रिटर्न व्यू करना। चलो ठीक है, रिटर्न व्यू तो होगा, लेकिन किसका व्यू रिटर्न करोगे, किस चीज़ का रिटर्न व्यू करेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि दैट आप एरर पेज दिखाना। कौन सा पेज, एरर पेज। अब क्या आपके पास एरर पेज है और उस एरर में ही दिखाओगे क्या। चलो एक काम करते हैं, हम इसको लिखेंगे व्यू बैक डॉट एरर मैसेज। क्या लिखेंगे, व्यू बैक डॉट एरर मैसेज। और क्या हम एरर मैसेज डायरेक्ट यही डालेंगे, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, नहीं। दो चीज़ें, दो तरह के एरर्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इधर जेनेरिक एरर या जो वट जो सिस्टम में एरर है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एरर है, या तो वो, या तो आप खुद से कोई जेनेरिक एरर डाल दो कि हाँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग ये एक यूज़र फ्रेंडली एरर है। चलो आप इसको ऐसे लिखते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, काइंडली ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यूज़र को समझ में आएगा। आप मत उसको वो वाले एरर डालोगे जो एक्चुअल में एरर है, उससे तो वो डर जाएगा बेचारा, उसको लगेगा वो पता नहीं इतने लंबे एरर, पता नहीं वेबसाइट में बहुत खतरनाक एरर है, उसको ऐसा लगेगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता EX डॉट, देखो EX डॉट इसमें मैसेज होती हैं, तो एक्चुअल मैसेज ये है, यानी कि एरर क्यों हुआ, एरर की जो एक्चुअल रीज़न है वो क्या है, वो है EX डॉट मैसेज। और ये आता कहाँ से है, एक्सेप्शन क्लास से। तो एक्सेप्शन क्लास, EX इज एन इनहेरिटेड क्लास फ्रॉम द एक्सेप्शन क्लास, एंड इसी EX के अंदर हमारे पास क्या होती है, मैसेज होती है, EX डॉट मैसेज, और वो स्ट्रिंग होता है। और मैंने वही चीज़ क्या कर दी, व्यू बैक डॉट एरर मैसेज, और व्यू किसका रिटर्न कर रहा हूँ, एरर का। तो हमारे पास एरर कहाँ है, एरर का व्यू कहाँ पर है, देखो चेक करो, यू गो टू द शेयर्ड फोल्डर, आप देखो वहाँ पर एक एरर डॉट CSHTML फाइल है पहले से ही, और वहाँ पर आप ये एरर शो कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर हम ये एरर शो कर सकते हैं, यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है, अलबत्ता यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हो, यानी कि आप एक अच्छा सा एरर पेज बनाएंगे, एक अच्छा सा एरर पेज बनाएंगे, और जब भी किसी यूज़र को कुछ प्रॉब्लम होती होगी, कोई एरर आता होगा, तो साथ के साथ उस पेज पे मतलब वो पहुँचेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सारा कुछ डिलीट कर दूंगा, या एक काम करते हैं, रहने देते हैं, मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसमें अपना लिखूंगा, इस एरर पेज को मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसमें एक डिव बनाऊंगा फिलहाल। ठीक है, फिलहाल मैंने इसमें एक डिव बनाया, एंड बताओ भाई बूटस्ट्रैप जिसने भी पढ़ी है, अगर मैं क्लास कंटेनर का यूज़ करता हूँ तो इसकी हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, 1320, इसका विड्थ हो जाएगा 1320। इसमें मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा, और पैराग्राफ में भी लिखूंगा @ ठीक है, और @ में व्यू बैग डॉट, बताओ भाई व्यू बैग डॉट एरर मैसेज। ठीक है ना, तो इस पैराग्राफ में हमारा व्यू बैग डॉट एरर मैसेज दिखेगा, और मैं इस पैराग्राफ क्लास में क्लास लिखता हूँ टेक्स्ट
डेंजर, ठीक है। तो टेक्स्ट डेंजर लाल कलर का टेक्स्ट हो गया, बाकी आप इसको मतलब सेंटर भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने इतना लिखा, बस इतना ही मैंने लिखा और कुछ नहीं। अब बताओ क्या होगा जब यूज़र कंट्रोलर में ट्राई ब्लॉक बैठेगा ना, ठीक है। ट्राई ब्लॉक जब बैठेगा, ट्राई 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 ट्राई, जब बहुत बार ट्राई होगा, जब ये चलेगा नहीं तो ये डायरेक्टली किस ब्लॉक में चला जाएगा, कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में जो एक्सेप्शन है वो उसको पकड़ेगा, उस एक्सेप्शन में जो मैसेज छुपी होगी उसको हम व्यू बैक डॉट एरर मैसेज में डाल देंगे। और व्यू किसका रिटर्न करेंगे, इससे पहले हम खाली व्यू रिटर्न करते थे, खाली व्यू हम रिटर्न करते थे, लेकिन दिस टाइम आई एम रिटर्निंग व्यू विद एरर। तो यानी कि मैंने इसमें व्यू का नाम भी डाल दिया। लेकिन अब ये एरर डॉट CSHTML जो है ना, ये चलेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, चेक करो। याद है आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मैं वो जो है बाद में आपको बताऊंगा। देखो ये वाली चीज़ को समझो आप, कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन, इस चीज़ को देखो। देखो ऊपर आपने देखा है कि दैट बिल्डर है, बिल्डर के अंदर सर्विसेज ऐड हो रही हैं, बिल्डर के अंदर हमने एक सर्विस को इंजेक्ट किया, बिल्डर को बिल्ड किया, है ना। ये वाली चीज़ मैंने आपको आज तक नहीं समझाई थी कि ये क्या है। यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि इसके सामने क्या लिखा है, नॉट इस डेवलपमेंट नहीं है, तो क्या होगा फिर, अगर इस डेवलपमेंट नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्शन। यहाँ पर याद रखना कि ऐप के कुछ ही एनवायरनमेंट्स होते हैं, ऐप का एनवायरनमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट है, समझो मैं समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, इसको बड़े कीनली देखना। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, वहाँ पर है लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन। लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में यू कैन चेक आपका एनवायरनमेंट क्या है। अभी देखो आपका एनवायरनमेंट अभी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। आप किसी भी प्रोफाइल में देखो, HTTP, HTTPS, XXX, तीनों में आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो डेवलपमेंट है। और आपने program.cs में क्या किया है, program.cs में वहीं से लिख के आया है कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं है तो आप एक्सेप्शन हैंडलर के लिए, यानी ये एक मिडलवेयर है, app.useExceptionHandler, यूज एक्सेप्शन हैंडलर, ये एक मिडलवेयर है। हम इसको बोल रहे हैं कि अगर ऐप का एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट नहीं है तो उस वक्त आप एक्सेप्शन हैंडलर यूज करना, एक मिडलवेयर है, और वहां पर आप home/error पेज यूज करोगे एक्सेप्शंस दिखाने के लिए। यानी कि एरर दिखाने के लिए हम कौन सा पेज यूज करेंगे, एरर पेज, यानी कि जहां पर मैंने अभी एडिटिंग की, यानी कि ये वाला पेज, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मोटा मोटा मैं आपको समझाता हूँ कि ये एरर पेज सिर्फ तब यूज होगा जब आपका एनवायरनमेंट प्रोडक्शन होगा, यानी कि जब आपकी ऐप कंप्लीट होकर इंटरनेट पे होगी, यानी कि जब वो सर्वर पे चल रही होगी, उस वक्त ये एरर दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कब आए, अभी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं अब क्योंकि मेरा अभी मेरा एनवायरनमेंट क्या है, डेवलपमेंट है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, मैं ये चीज़ program.cs में निकाल दूंगा यहाँ से, और मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर लिखूंगा। मैं इसको लिखूंगा app.useExceptionHandler home/error, यानी कि डिपेंड नहीं करता आप किस पर, एनवायरनमेंट पर। इससे पहले क्या था कि जब इस डेवलपमेंट नहीं है, इस डेवलपमेंट, अब मैं बहुत जगह पर चेंज करूंगा, फिलहाल मेरे लिए मुझे लगता है कि ये सही है। अगर मैंने ऐसे लिखा app.useExceptionHandler home/error, मैं इसको सीधे बोल रहा हूँ कि तुम एक्सेप्शन हैंडलर यूज करो, कौन सा, home/error, और कब यूज करो, किसी भी एनवायरनमेंट पर। इट्स नॉट एनवायरनमेंट स्पेसिफिक नाउ। इससे पहले ये चीज़ क्या थी, इससे पहले ये चीज़ एनवायरनमेंट स्पेसिफिक थी, ये सिर्फ तब चलती जब इस डेवलपमेंट नहीं होता। इस डेवलपमेंट नहीं होता तो फिर क्या होता, प्रोडक्शन होता। चेक करो, देखो जब आप ऐसे लिखोगे ना app.environment, याद रखना app.environment डॉट, देखो इसमें कितने एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का नाम या तो होगा इज डेवलपमेंट, या तो होगा इज प्रोडक्शन, इज स्टेजिंग, या होगा इज एनवायरनमेंट। फिलहाल हम क्या थे, यहाँ पर क्या था, इज डेवलपमेंट था ना, इज डेवलपमेंट। बाद में कल को हम इसको लिखेंगे ऐसे, इज प्रोडक्शन, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अगर ऐप का एनवायरनमेंट प्रोडक्शन होगा, ऐसे लिखेंगे। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, समझे इस चीज को आप, नहीं मतलब सेम नहीं है। इसका मतलब अब ये हो गया कि जब ऐप का एनवायरनमेंट इज प्रोडक्शन होगा उस वक्त आप HSTS का इस्तेमाल करोगे। अब HSTS क्या है, HSTS का मतलब होता है कि आप उस वक्त सारे के सारे राउट्स जो है ना, उनके सामने HTTP के बदले HTTPS यूज करोगे। ये दूसरा मिडलवेयर है,
ठीक है, और वो मिडलवेयर मैंने इसके चंगुल से आज़ाद कर दिया। कौन सा मिडलवेयर? ये। यानी कि मैं चाहता हूं कि एरर हैंडलिंग हमेशा कैसे हो, एरर हैंडलिंग हमेशा होम/एरर पे ही हो, हमेशा होम/एरर पे ही एरर हैंडलिंग हो। और हाँ, एक बात याद रखना, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट आप इसको रखो होम/एरर, आप /एरर भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो एरर फाइल है ना, ये किस में है? ये शेयर्ड में है, ये होम में नहीं है। तो आप सिंपली /एरर भी लिखो, ऐसे भी चलेगा। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करो, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप इस एरर पेज का यूज़ भी करो, लेकिन हमेशा नॉट डिपेंडिंग ऑन की वेदर वी आर इन द डेवलपमेंट और वी आर इन द प्रोडक्शन, ठीक है। एंड सिर्फ मैंने एक चीज़ यहाँ पर कर दी कि जब ऐप का एनवायरनमेंट प्रोडक्शन होगा उस वक्त हम HSTS का इस्तेमाल करेंगे। एंड HSTS का मतलब होता है कि दैट वी विल बी राउटिंग ऑल द ट्रैफिक टू द HTTPS रादर देन HTTP। HTTPS और HTTP में क्या फ़र्क होता है? HTTPS स्टैंड्स फॉर HTTP सिक्योर, उसमें आपका सारा डेटा एनक्रिप्ट होकर जो है ना आता जाता रहता है। उसमें थोड़ा ओवरहेड भी ऐड हो जाता है, मतलब उसमें थोड़ा वो बारी बारी भी हो जाता है, लेकिन कम से कम एनक्रिप्शन होती है तो डेटा सिक्योर रहता है। लेकिन ये चीज़ फ़िलहाल कब होगी? जब मेरा एनवायरनमेंट प्रोडक्शन होगा। मगर मेरा एनवायरनमेंट अभी क्या है? तो बताओ, ये चीज़ अभी हो रही होगी? ये चीज़ अभी नहीं हो रही। अच्छा, ये चीज़ अभी होगी? हाँ, क्योंकि मैंने इफ़ कंडीशन से बाहर कर दी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐप का एनवायरनमेंट, ठीक है, चलो वो अब ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा। मैं ऐसे लिखूंगा, बताओ समझे? अगर आपका एनवायरनमेंट इस डेवलपमेंट है तो ये यूज़ करना, और ये अभी है भी, है ना? ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि आपका एनवायरनमेंट डेवलपमेंट ही है और ये चीज़ सही है। लेकिन आपको पता है फिर ये चीज़ फिर प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं चलेगी, है ना? ये मत चलेगा फिर प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ इस डेवलपमेंट पर है। तो इसीलिए मैंने इसको, अब चाहे डेवलपमेंट में हो या चाहे प्रोडक्शन में हो, मैं चाहता हूँ कि एरर हैंडलिंग हमेशा एरर पेज पर ही हो जाए। तो ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे इफ़ कंडीशन में नहीं रखेंगे, इसको हम जस्ट एज इट इज़ रखेंगे, और ये तो ऐसे ही है बस। तो इस तरह से अब आप इस एरर पेज पर अब यही एरर पेज शो होगा कब? जब भी कैच ब्लॉक में आप रिटर्न व्यू एरर करोगे, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा? इससे प्रॉपर जब भी कोई एरर होगा तो पता चलेगा कि कम से कम क्या हो रहा है, ठीक है, वैसे पता ही नहीं चल रहा था। तो ये फिलहाल हमारा रजिस्टर का लॉजिक हो गया। इन केस अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होगी तो एरर पेज दिखेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पहले सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको रिस्टार्ट भी कर देते हैं। अब चलो, एक रजिस्टर तो हो गया, मैं इसको अभी टेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको टेस्ट नहीं करूँगा। अच्छा हाँ, रजिस्टर के टाइम पे एक और चीज़ है, हम एक चीज़ भूल गए हैं, दैट इज़ कि हमें पासवर्ड को एनक्रिप्ट भी करना है ना, क्योंकि पासवर्ड एनक्रिप्शन इज़ नेसेसरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, कॉपी करके, इन्हीं लाइंस को कॉपी करके मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस प्लेस। नया यूज़र बनाने से पहले उस वक्त हम क्या लिखेंगे कि आप एक काम करो, पासवर्ड को एनक्रिप्ट करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मॉडल एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मैंने उसका नाम क्या रखा है? यूज़र। तो मैं लिखूँगा यूज़र डॉट पासवर्ड, ठीक है। फिर हम लिखेंगे कि चलो ठीक है, हाँ डेटाबेस में भी सेव करना है, डेटाबेस में भी सेव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैंने पूरा कंप्लीट थोड़ी किया था। और मैं इसको लिखूँगा कि हाँ भाई, जो यूज़र का पासवर्ड है, यूज़र डॉट पासवर्ड जो है वो अब किसके बराबर है? वो अब एनक्रिप्ट पास के बराबर है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। बाद में फिर नया यूज़र ऐड होगा। इसके बाद आपको क्या करना है? अवेट, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है SQL DB context डॉट सेव चेंजेस एसिंक। तो इस तरह से डेटाबेस में भी ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। तो ये इस तरह से प्रॉपर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आया समझ? तो मैंने पासवर्ड को भी एनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग द bcrypt। अब ऑलरेडी मेरे पास bcrypt इसमें इंस्टॉल्ड है, तो वो मैं बताऊंगा नहीं कि आपको इसके लिए एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है। यू हैव टू इंस्टॉल ए लाइब्रेरी, एंड वो सारी लाइब्रेरीज़ का मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपको bcrypt यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एंड यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू एनक्रिप्ट पासवर्ड, इसका मतलब यूज़र का पासवर्ड एनक्रिप्ट पासवर्ड के बराबर है। देन इसके बाद आपने इसको यूज़र को क्रिएट किया एंड फिर उसके बाद आपने
DB कॉन्टेक्स्ट को सेव किया। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक भी इस पर ऐड हो गया और ट्राई कैच की मदद से हमने प्रॉपर एरर हैंडलिंग भी की। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखेंगे, वो क्या है। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ सर्विसेज लाएंगे जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी आगे लॉगिन के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लॉगिन का लॉजिक भी ऐसे ही लिखूँ, देखो लॉगिन का व्यू जो है वो आ गया मेरे पास। बताओ भाई लॉगिन के ऊपर कैसे आप, लॉगिन का क्या फर्दर काम है। पहले लॉगिन में थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या और इसमें ऐड करने वाले हैं आज। देखो login.cs/html में भी हम सेम टू सेम वही फॉर्म हमने लिया है, सेम टू सेम वही फॉर्म, लेकिन इस फॉर्म में थोड़ी सी चेंज है। इस फॉर्म में हमने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लिया है। और देखो इनपुट में हमने अभी नेम एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया। चलो मैंने नेम एट्रीब्यूट का यूज़ किया, तो आई विल बी यूजिंग द नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट में हम क्या रखेंगे, यूज़र नेम। एंड यहाँ पर भी मैं इसमें भी क्या लूँगा, नेम। तो नेम इज इक्वल टू पासवर्ड। तो चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको याद होगा परसों जब आप आए थे ना एक बार, तो मैं व्यू मॉडल एंड डोमेन मॉडल के बीच में डिफरेंस समझा रहा था आप लोगों को। उस वक्त यहाँ पर क्लास में सारे बच्चे नहीं थे, लेकिन आज आपको वो डोमेन मॉडल एंड व्यू मॉडल समझ में आएगा कि उसमें क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करने के टाइम पे खाली ले लेता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड, और उसके बाद नीचे एक बटन है, उसकी टाइप सबमिट है, बताओ इस फॉर्म की मेथड क्या होगी। इसकी मेथड होगी, सॉरी, फॉर्म के अंदर जो है मेथड, हाँ मेथड पोस्ट, तो मेथड पोस्ट है। ये तो ठीक है ना, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ही इस सबमिट बटन पर, इस सबमिट का नाम मैं रखता हूँ पहले क्या, लॉगिन। अब इस लॉगिन बटन पर, जैसे ही इस लॉगिन बटन पर मैं क्लिक करूँगा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन किस राउट पर, किस राउट पर, ये सबमिट होगा लॉगिन राउट पर। तो मैं इस गेट को क्या करूँगा, पहले मैं इस गेट को पोस्ट करूँगा। ठीक है, इसका मतलब इसका लॉजिक यहाँ पर कंट्रोल होगा। लेकिन मुझे लॉगिन क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज इसका ये दोनों सेम नाम है। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, मैं इसमें रखा यूज़र और यहाँ पर रखा यूज़र। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा यूज़र है। हाँ अच्छा, ये कौन सा यूज़र है, इसके हॉवर, इसके ऊपर मैं हॉवर कर रहा हूँ, ये क्लास है, ये वाला क्लास है, सीधा वो वाला क्लास जो हमने बनाई हुई है। तो ये हमारी बेस क्लास है, यूज़र की बेस क्लास, पेरेंट क्लास यूज़र की। एंड मैंने पेरेंट क्लास के बेसिस पर इनहेरिट किया यूज़र को, जो क्या स्मॉल में लिखा है, जो स्मॉल कैप्स में यूज़र लिखा है वो इनहेरिट होकर आ रहा है किससे, यूज़र से। तो इसका मतलब ये जो ये डेटा है ना, ये फ्रंट एंड से आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, ये फ्रंट एंड से आएगा। लेकिन दिस टाइम फ्रंट एंड हमारा लॉगिन पेज है, ना कि रजिस्टर पेज। लेकिन लॉगिन पेज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दैट हमारे पास वहाँ पर दो ही चीज़ें आ रही हैं वहाँ से, क्या क्या, यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताओ, या हम एक काम कर सकते हैं, हम लॉगिन को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करेंगे। कहाँ गया ये लॉगिन, हम लॉगिन में ईमेल लेंगे। तो बताओ क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। यूज़र नेम नहीं, मैंने ईमेल और पासवर्ड कर दिया, सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो चलो ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, यूज़र नेम नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ भी, चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा सबसे पहले, ट्राई कैच, ओके। और ट्राई कैच, क्योंकि अब मैं जितनी भी कोडिंग आज के बाद करूँगा वो सारी की सारी किस में होगी, ट्राई कैच में। मैं कभी भी ट्राई कैच के बगैर कोडिंग नहीं लिखूँगा। तो ठीक है, मैंने ट्राई कैच में यहाँ पर रिटर्न व्यू कर दिया। ठीक है, और बताओ किसका व्यू आप रिटर्न करोगे, हम एरर पेज का रिटर्न करेंगे, एरर पेज का। ठीक है, क्योंकि वो भी मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और बताओ एरर क्या होगा, हम एक काम करेंगे, लेट अस जस्ट कीप इट सेम एवरीवेयर। हाँ, इसको हम हर जगह पे क्या रखेंगे, सेम ही। और एक्सेप्शन के बाद हम क्या लेंगे, EX। तो EX इज़ अ पैरामीटर विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम एक्सेप्शन एंड देयर इज़ अ मैसेज इन EX, और वही हमारी मैसेज चली गई एरर डॉट मैसेज। बताओ ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई में जो पहली चीज़ मैं लिखूंगा ना वो होगा मॉडल स्टेट का वैलिड होना।
अब मुझे आप बताओ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड करली ब्रेसेस, और मैं इसका उल्टा पहले लिखूंगा, तो मॉडल स्टेट इज वैलिड नहीं। ओके, तो अगर मॉडल स्टेट वैलिड नहीं है तो क्या करना है, चलो उस वक्त भी रिटर्न करना है व्यू ही, रिटर्न व्यू ही करना है, एंड साथ में वहाँ पर आपको क्या करना है, चलो रिटर्न व्यू भी हो गया, ये इफ में है, और यहाँ पर आपको एरर मैसेज जो है वो भी डालनी है, तो आपने लिखना है व्यू बैग डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू ऑल डिटेल्स ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको समझो, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा फिर दूसरे तरीकों से भी। देखो भाई, और यहाँ पर भी हम इसको रिटर्न व्यू करते हैं इन केस इफ के बगैर भी। देखो भाई, मॉडल स्टेट अगर वैलिड नहीं है तो बोलना ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड। बताओ मुझे, क्या मॉडल स्टेट वैलिड होगी कभी? कभी नहीं। पता है क्यों? बिकॉज जो लॉगिन फॉर्म है ना हमारा, उसमें हम 2 ही एट्रीब्यूट सेंड कर रहे हैं। तो बताओ इस यूजर एट्रीब्यूट में क्या है, अगर हम चेक करेंगे इस यूजर एट्रीब्यूट में सारी, मतलब इस यूजर पैरामीटर में, इस यूजर पैरामीटर के अंदर एड्रेस भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, फ़ोन भी है, यूज़र आईडी भी, यूज़र नेम भी। लेकिन क्या फ्रंट एंड से सारी चीज़ें आएंगी? नहीं, वहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें आएंगी। कौन कौन सी? ईमेल और पासवर्ड। लेकिन मॉडल स्टेट को वैलिड होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। और यूज़र क्लास में टोटल में कितनी चीज़ें हैं वो हमें देखना पड़ेगा। देखो यूज़र क्लास में टोटल में वी आर हैविंग लाइक 6 चीज़ें हैं, ज़्यादा ही है, 7 चीज़ें हैं। ठीक है, आप देखो यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, देखो ये तो हमेशा नया जनरेट होगा, इसका मसला नहीं है। लेकिन यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 3 चीज़ें मॉडल स्टेट के वैलिड होने के लिए ज़रूरी है, और ये 3 चीज़ें अगर नहीं भी होंगी चलेगा। लेकिन बताओ मुझे, आप सामने से क्या ला रहे हो? हाँ, आप सामने से 2 ही चीज़ें ला रहे हो, तो क्या आपकी मॉडल स्टेट कभी वैलिड होगी? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? हाँ, मसला है ना यहाँ पर। आप यूज़र क्लास को यहाँ पर पेरेंट क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने यूज़र क्लास को पेरेंट क्लास ले लिया, इट मीन्स आपको फिर मॉडल स्टेट कभी वैलिड ही नहीं होगी। आपको मजबूर होकर फिर वो 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी, यानी कि आपको लॉगिन के टाइम पे भी फिर तीनों चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन ये कब तक चलेगा? फिर हो सकता है फिर आगे जाकर और भी, मतलब हम यूज़र क्लास में और भी चीज़ें, यानी कि इस यूज़र क्लास में हम और भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करें, और वो प्रॉपर्टीज़ भी मान लो फिर कल को रिक्वायर्ड होंगी, तो वो मत मॉडल स्टेट फिर कभी वैलिड आएगी ही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो लिटिल बिट चेंज मॉडल्स के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा और मैं इसमें एक डोमेन मॉडल नाम से एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। किस नाम से? डोमेन मॉडल से, जो परसों की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, डोमेन मॉडल डॉट CS। तो मैंने एक डोमेन मॉडल्स, मैं इसका नाम रखूँगा डोमेन मॉडल्स। तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम क्या रखा? डोमेन मॉडल्स। एक और फोल्डर बनाऊँगा, उसका नाम रखूँगा व्यू मॉडल्स, क्योंकि मैंने परसों ही आपको समझाया था कि 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, डोमेन मॉडल्स एंड व्यू मॉडल्स। तो मैंने ऐसे लिखा, डोमेन मॉडल एंड व्यू मॉडल। यूज़र जो है ना, यूज़र, बिकॉज यूज़र वहाँ से DB कॉन्टेक्स्ट का भी टाइप है, तो ये डोमेन मॉडल है। क्या है? ये डोमेन मॉडल है। तो मैं इसको डोमेन मॉडल में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। और ये जो हमारा दूसरा मॉडल मैं बनाऊंगा व्यू मॉडल के अंदर, अभी तक बनाया नहीं था, अब मैं बनाऊंगा। तो इट विल बी अ क्लास, एंड इसका नाम ही रखूंगा मैं लॉगिन डॉट, इसको मैं ऐसे बनाऊंगा लॉगिन व्यू। क्या नाम रखेंगे इसका? लॉगिन व्यू डॉट CS। इससे समझ में आएगा कि दैट ये क्या है, ये एक व्यू मॉडल है। तो मैंने लिखा लॉगिन व्यू डॉट CS। और देखो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट्स उसको दूंगा, 2 ही प्रॉपर्टीज़। ठीक है, चलो बताओ सही है ना? तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगा यूज़र कंट्रोलर में, चेक करो, मैं इसको बोलूँगा कि नहीं भाई, तुम्हारा इनहेरिटेंस यूज़र के साथ नहीं है, तुम्हारा इनहेरिटेंस लॉगिन व्यू के साथ है। ठीक है, लॉगिन व्यू के साथ। बताओ भाई, अब मॉडल स्टेट वैलिड है? अब मॉडल स्टेट वैलिड है ना, क्योंकि इसका जो मॉडल है वही अलग है, और उस मॉडल में 2 ही चीज़ें हैं, और सामने से आ भी कितनी चीज़ें रही हैं? 2 ही। तो ये सही रहेगा।
तो इसको हम बोलते हैं व्यू मॉडल, यानी कि जो व्यू और कंट्रोलर के बीच में होते हैं, यानी कि जो व्यू से लेकर कंट्रोलर तक होंगे, यानी कि व्यू से डेटा आएगा कंट्रोलर की तरफ। मॉडल बाइंडिंग जो होगी, जो डेटा बाइंडिंग है वो कौन करेगा? मॉडल करेगा ना। इस मॉडल को आप व्यू मॉडल कहते हो। क्या कहते हो? व्यू मॉडल। एंड उसके बाद कंट्रोलर्स इंटरैक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। कंट्रोलर्स इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ? डेटाबेस के साथ। वहां पर जो मॉडल्स होंगी जो डेटाबेस से डेटा लाती हैं या ले जाती हैं, यानी कि जो वहां पर डेटा बाइंडिंग करते हैं, यानी कि डेटा बाइंडिंग बिटवीन कंट्रोलर एंड डेटाबेस, उसके बीच में जो मॉडल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमेन मॉडल्स। तो बताओ यूजर क्या है? बताओ यूजर क्या है? यूजर एक डोमेन मॉडल है, यूजर डॉट सी एस। क्या अब डोमेन मॉडल एंड व्यू मॉडल सेम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है, कभी कभी। बताओ किस केस में डोमेन मॉडल एंड व्यू मॉडल सेम है? रजिस्टर के टाइम, रजिस्टर के टाइम पे मैंने यूजर को ही यूज किया ना, और मैंने यूजर को ही लिखा मॉडल स्टेट इज वैलिड। तो बताओ रजिस्टर के टाइम पे यूजर मॉडल जो वहां पर है ना, यूजर, वो वहां पर व्यू मॉडल भी है, बट एट द सेम टाइम वही यूजर वहां से डोमेन मॉडल भी है। तो बिकॉज यूजर इज अ डोमेन मॉडल, एंड आप डोमेन मॉडल को ही कभी कभी व्यू मॉडल की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको वे अराउंड्स देखने पड़ेंगे। जैसे लॉगिन के टाइम पे हम इसको यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो समझो इस चीज को। मैंने रजिस्टर के टाइम पे तो इजीली लिखा यहाँ पर यूजर, और मॉडल स्टेट वैलिड भी थी। मॉडल स्टेट वैलिड 3 चीज़ों से हो जाती हैं। किस किस से? यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड से। लेकिन ये चीज़ मैं लॉगिन के टाइम पे नहीं कर सकता, क्योंकि लॉगिन जो है ना, लॉगिन को फ्रंट एंड से कितनी चीज़ें आ रही हैं? 2 ही चीज़ें, एंड मॉडल स्टेट कभी वैलिड होती ही नहीं। तो इस चीज़ को मतलब बाईपास करने के लिए मैंने मॉडल ही दूसरा बना लिया, और उसको किस में रखा? लॉगिन व्यू के अंदर, ठीक है। बात समझे? तो इसका मॉडल स्टेट वैलिड होगा। और सामने से अब चेक करो, देखो यूज़र के अंदर आ भी क्या रही होंगी, इससे क्या आ रहा होगा? इससे, यानी कि यूज़र जो डेटा देगा आपको, यूज़र से 2 ही चीज़ें आ रही होंगी। चेक करो भाई, एक तो ईमेल और दूसरा पासवर्ड, क्योंकि यूज़र जो है, यूज़र पैरामीटर जिससे इनहेरिट होकर आया है, उसमें 2 ही प्रॉपर्टीज़ है, ओके। और मॉडल की स्टेट भी वैलिड हो जाएगी 2 ही प्रॉपर्टीज से। तो ठीक है, ये सही है। तो इसके बाद अब आप लॉगिन का लॉजिक लिखना शुरू करोगे। तो इस तरह से हम मॉडल स्टेट को वैलिड करते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि दैट मॉडल्स के 2 टाइप होते हैं, डोमेन मॉडल एंड व्यू मॉडल, ओके ओके। हाँ, अब चेक करो, अब इसमें फर्दर क्या करना है? फर्दर इसमें भी यही लिखना है कि मुझे पहले एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक करना है, ओके। तो एग्जिस्टिंग यूज़र को चेक करूँगा, आई विल मेक दिस मेथड अवेट यूज़ किया तो ये खुद से ऊपर देखो एसिंक टास्क हो गया, ये खुद से सिंक्रोनस मेथड बन गया। और लिखूंगा मैं यहाँ पर SQL DB कॉन्टेक्स्ट डॉट, देखो मैं यूज़ किसका कर रहा हूँ? फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का। क्यों करूँगा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का यूज़? बिकॉज पहले लिखेंगे यहाँ पर यूज़र्स डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक, बिकॉज मेरे पास प्राइमरी की नहीं है। और यहाँ पर मैं वही लिखूँगा यू विच इम्प्लाइज टू यू डॉट ईमेल। देखो यहाँ पर समझो, आप देखो, समझो इस चीज़ को। देखो क्या हो रहा है। यू डॉट, जब मैंने यू डॉट लिखा, क्या क्या निकला वहाँ पर? एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन। ये पता है ये किससे इनहेरिट होकर आया है? ये इनहेरिट होकर आया है डोमेन यूज़र से, डोमेन मॉडल से, तभी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, और जो डोमेन मॉडल से इनहेरिट होकर आएगा ना, ऑब्वियसली वो डेटाबेस के साथ उसका लिंक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यू डॉट ईमेल इज इक्वल टू यूज़र डॉट, इसमें 2 ही चीज़ें आएंगी, यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो इसमें मैंने 3 लगा दी, बिकॉज मैं कभी कभी जावास्क्रिप्ट में चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें 2 ही होती हैं, तो यहाँ पर आपने ऐसे कर दिया। तो यू डॉट ईमेल किसके बराबर होगा? यूज़र डॉट ईमेल को। यू डॉट ईमेल इनहेरिट होकर आया है यूज़र से, डोमेन मॉडल से, एंड यहाँ पर ये यूज़र, ये जो ये वाला यूज़र है स्मॉल में जो लिखा है, ये इनहेरिट होकर आया है कहाँ से? लॉगिन व्यू से। आया समझ? तो यही होती है असल में ऊप्स लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर कोडिंग ऐसी होती है, OOP जिसको आप बोलते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, वेयर एग्जिस्टिंग यूज़र भी हो गया। बाद में क्या लिखोगे? देखो अगर एग्जिस्टिंग यूज़र, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नॉट नल है, ठीक है। देखो यहाँ पर उल्टा लिखना है, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र नल है तो आपको बोलना है कि यूज़र नॉट फाउंड।
क्या लिखना है? हाँ, आपको लिखना है यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र ही नहीं है अगर नाल आया है ना, यूज़र ही नहीं है, इस केस में यहीं पर कोड एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। लेकिन अगर यूज़र है, अगर यूज़र है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको पासवर्ड वेरीफाई करने हैं, आपको पासवर्ड जो है ना चेक करना है। तो पासवर्ड कैसे चेक करेंगे? मैं लिखूंगा वैर चेक पास, क्या लिखेंगे? वैर चेक पास इज इक्वल टू, इसके लिए हम बी क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, तो मैं लिखूंगा बी क्रिप्ट, ठीक है, बी क्रिप्ट डॉट नेट डॉट बी क्रिप्ट डॉट, वहाँ पर देखो एक मेथड है वेरीफाई, एक मेथड है वहाँ पर वेरीफाई। वेरीफाई में क्या होता है भाई? देखो अगर आप वेरीफाई मेथड के ऊपर ऐसे हवर करोगे, वहीं से बोलता है कि पहले तो आप हमें दे दो स्ट्रिंग टेक्स्ट, स्ट्रिंग टेक्स्ट यानी कि जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। बताओ टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होगा? हमारा पासवर्ड, हमारा पासवर्ड टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, तो मैं लिखूंगा इसको यूजर डॉट पासवर्ड। बताओ ये यूजर कौन है? फ्रंट एंड से आने वाला यूजर, लॉग इन व्यू से आने वाला यूजर, तो यूजर डॉट पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड। दूसरा क्या दूंगा मैं उसको? दूसरा पैरामीटर मैं उसको दूंगा जो डेटाबेस में है, और डेटाबेस में एग्जिस्टिंग यूजर का पासवर्ड, तो मैं लिखूंगा एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। तो दो पासवर्ड्स को आपने वेरीफाई करना है, एक तो स्ट्रिंग पासवर्ड को जो लॉगिन व्यू से आ रहा है, और दूसरा डेटाबेस के पासवर्ड को जो कि एग्जिस्टिंग यूजर का है। तो चेक पास बूल होता है, चेक पास इनहेरिट होकर आया किससे? चेक पास इज अ बूल, क्योंकि बी क्रिप्ट डॉट वेरीफाई बूल रिटर्न करता है। तो बताओ भाई इफ चेक पास इनके अगर पासवर्ड चेक हो गया तो ठीक है, आगे काम करेंगे, और अगर नहीं होता एल्स लिखूंगा मैं पहले इसका, एल्स अगर नहीं हुआ तो एल्स में भी आप रिटर्न व्यू ही करोगे, ठीक है, लेकिन साथ में एक व्यू बैग भी भेजोगे इसके साथ, और उस केस में आप उसको बोलोगे कि भाई पासवर्ड सही नहीं है, व्यू बैग डॉट एरर मैसेज पासवर्ड इनकरेक्ट, सही है ना, पासवर्ड इनकरेक्ट, सही है, इनकरेक्ट की स्पेलिंग इनकरेक्ट, ओके। तो ये सही है ना, मैंने इसको बोला कि अगर चेक पास हो गया तो ठीक है, अभी वेट करो, एल्स में रिटर्न व्यू, एल्स में रिटर्न व्यू विद द व्यू बैक डॉट एरर मैसेज। अगर चेक पास हो गया तो इस केस में मैं इसको क्या बताऊंगा? इस केस में मैं उसको लिखूंगा व्यू बैक डॉट सक्सेस मैसेज। दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो सक्सेस मैसेज शो करूंगा या तो रीडायरेक्ट करूंगा। अगर मुझे रीडायरेक्ट करना है देन मुझे व्यू बैक डॉट सक्सेस मैसेज लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा कि रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिटर्न redirect to action. There is a little bit difference between the Node.js Express and this. तो redirect to action, और साथ में आपको बोलना पड़ेगा इसको कि किधर, हाँ, तो चलो हम इसको बोलेंगे कि तुम चले जाना डैशबोर्ड पर। किस पर? डैशबोर्ड पर। लेकिन डैशबोर्ड किधर है? डैशबोर्ड तो बनाया नहीं, और ये डैशबोर्ड का कंट्रोलर कौन होगा? देखो डैशबोर्ड का कंट्रोलर हो सकता है कि इन फ्यूचर हम कोई दूसरा कंट्रोलर बनाए, ठीक है। तो याद रखना जब आप करते हो रीडायरेक्ट टू एक्शन, तो पहली चीज होती है एक्शन का नाम, दूसरा होता है कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम यहां पर हम रखते हैं कि चलो भाई कंट्रोलर का हो गया एडमिन। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये पता है किधर जाएगा? ये जाएगा एडमिन स्लैश डैशबोर्ड पर। किस पे जाएगा? क्या वो पेज हमने बनाया है? नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एरर कम से कम नहीं देगा, ठीक है। ये जाएगा वहां पर, फिर बोलेगा पेज डज नॉट एग्जिस्ट, चलो वो ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि अगर चेक पास हो गया, अगर पासवर्ड इज क्लियर, पासवर्ड सही है, तो तुम किधर चले जाना? तुम डैशबोर्ड पे चले जाना। किसके डैशबोर्ड पे? एडमिन कंट्रोलर के डैशबोर्ड पे, ठीक है, ये सही है। और चलो आगे देखते हैं, यहां पर ही असल में आप जो है ना रुक जाओगे। लॉगिन का लॉजिक यहां तक तो ठीक है, बट कंप्लीट नहीं है ये, और यहीं तक आपने भी लिखा था। फिर मैंने आपको बहुत बार कहा था कि दैट आप इसके आगे जाओ, और मैंने आपको बहुत बार समझाया भी था। किसी स्टूडेंट को मैंने इंडिविजुअल भी समझाया था कि इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, लेकिन आप लोगों को इसके बाद का रास्ता ही नज़र नहीं आया कि दैट इसके बाद करना क्या है। मैं समझाता हूँ। देखो, ये लॉगिन कंप्लीट नहीं है। पहली बात, लॉगिन का लॉजिक तो सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो इसमें देखो क्या है सबसे प्रॉब्लम, जब आप चेक पास करते हो आपने खाली डैशबोर्ड पे नहीं फेंकना इसको, तो जाओ डैशबोर्ड पे जाओ तो हो गया, नहीं, आपने एक JWT टोकन क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है?
तो किस किस ने मैंने किसको कहा था मैंने JWT टोकन के बारे में? देखो शाहिद को कहा था, मदद को कहा था, आपको भी कहा था, ठीक है। तो JWT टोकन जो है ना, इसको हम बोलते हैं जेसन वेब टोकन। क्या बोलते हैं? जेसन वेब टोकन। और ये हमें एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है। देखो जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल जब गए आप, वहाँ पर आपने सारा कुछ, जो वहाँ पर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ जब आप कंप्लीट करते हो, फिर वहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। वो आइडेंटिटी कार्ड से क्या रिप्रेजेंट होता है? ये मेंबर है, आइडेंटिटी कार्ड स्कूल में पढ़ता है ना, है ना, वही तो रिप्रेजेंट होता है इससे। इसी तरह से जब हम लॉगिन करते हैं, सर्वर को पता है कि दैट हाँ इसके क्रेडेंशियल सही है, मतलब इसका ये है, डेटाबेस में है, और इसका पासवर्ड भी मिल गया, पासवर्ड भी मैच हो गया, चेक पास इज ट्रू। ब्राउजर को कैसे पता चलेगा? है ना, आपने सुना है वो डायलॉग था, मुझे तेरे को पता है इसमें पैसे नकली है, मेरे को भी पता है इसमें, लेकिन इनको नहीं पता। ऐसी बात हो गई कि दैट सर्वर को भी पता है, यूजर को भी पता है कि दैट मैंने तो करेक्ट लॉगिन किया था, लेकिन ब्राउजर को कैसे पता चलेगा? एंड ब्राउजर कैसे इस चीज़ का ट्रैक रखेगा फिर? जैसे आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम कभी किसी पार्क में जाते हैं, ठीक है, जैसे निशाल मोर हरवन निशाद, जब हम जाते हैं, अगर आपको अंदर किसी ने बोला आप अंदर कैसे आए, आप क्या दिखाओगे? आधी टिकट, वो कटी हुई, वो कटी हुई टिकट ही असल में उस चीज़ की गवाही होती है कि दैट आपने पे किया है। तो पे करना इज ऑथेंटिकेशन, पे करना इज, आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो। जैसे ही आप पे किया आपने, आपको टिकट मिला, तो वो ऑथेंटिकेशन होती है। बाद में जब आपको कोई बोलेगा कि ये तुम यहाँ पर क्या करो, तुम टिकट दिखाओगे, इट मीन्स यू आर ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड टू व्यू द पार्क। आप पार्क को देखने के लिए क्या हो? ऑथराइज्ड। तो फर्स्ट पार्ट इज ऑथेंटिकेशन एंड द सेकंड पार्ट इज ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट तो हमने कर दिया, ये जो ये पार्ट अभी तक लॉगिन का अभी चल रहा था, दिस इज ऑथेंटिकेशन। क्योंकि चेक पास, जब चेक पास हो गया, चेक पास इज ट्रू, इट मीन्स यू आर ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, आप ऑथेंटिकेट हो गए। लेकिन अब जब आप आगे किसी पेज को देखने जा रहे हो, कौन से पेज को देखने जा रहे हो आप? एडमिन डैशबोर्ड को। अगर आपसे एडमिन डैशबोर्ड कभी बोलेगा कि ज़रा तुम दिखाओ तुम हो लॉग्ड इन कि नहीं, तो आप क्या दिखाओगे उसको? कुछ नहीं। उसी चीज़ के लिए हमें ऑथराइजेशन टोकन क्रिएट करना है। तो ये जो ऑथराइजेशन होती है ना, ऑथ टोकन जिसको हम बोलते हैं, हमें ऑथ टोकन क्रिएट करना है एंड हमने ऑथ टोकन को कुकीज़ में सेव करना है। ओके, फिर ब्राउज़र की कुकीज़ में जब वो ऑथ टोकन सेव रहेगा, जब तक वो कुकीज़ में सेव है तब तक आप लॉग्ड इन हो। जैसे आप इंस्टाग्राम पे लॉग्ड इन होते हो हमेशा, आप इंस्टाग्राम से कभी लॉग आउट हो जाते हो? नहीं, जब आप खुद करोगे तब होगा, है ना। तो किसी भी वेबसाइट पे जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने में दो पार्ट अवेलेबल, दो चीज़ें होती हैं, होता है ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है ऑथराइजेशन पार्ट। एंड कलेक्टिवली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज कॉल्ड एज द सेशन मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आई? ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेशन मैनेजमेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज द सेशन मैनेजमेंट। ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट हमने कर दिया, अब ऑथराइजेशन वाला पार्ट है। तो ऑथराइजेशन वाला पार्ट जो है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, आपको JWT टोकन क्रिएट करना है। तो अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। JWT टोकन है, देखो क्या बोलता है, इट्स अ जेसन वेब टोकन इज अ JWT टोकन, या जेसन वेब टोकन आप बोलो, इट्स अ कॉम्पैक्ट सिक्योर वे टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज। लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन? ऑथेंटिकेशन वाली इंफॉर्मेशन। मतलब इसने इसकी डेफिनेशन में लिखा है कि इट्स अ कॉम्पैक्ट, छोटा, सिक्योर वे टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू पार्टीज। दो पार्टीज के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने का एक छोटा और सिक्योर तरीका। देखो इसका एक पुराने ज़माने का तरीका बताऊंगा। मान लो हम वेपन स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ तुम जब मुझे देखोगे, मुझे देना, तुम वो सारे हथियार मेरे को देना, लेकिन या मैं जिस बंदे को भेजूँ उसी को देना। लेकिन अब कैसे इसको पता चलेगा कि ये बंदा मैंने ही भेजा है? तो हम क्या करते हैं, 50 रुपये लिया, उसके बीच में ऐसे काटा उसको, आधा टुकड़ा तुम्हारे हाथ, आधा टुकड़ा मेरे हाथ। जब हम मिलेंगे ना, मिलने के टाइम पे हम उसको मिलाएंगे पहले, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर होगा ना, समझ में आएगा ना कि हाँ ये एक ही 50 रुपीज़ के टुकड़े थे। जब हमारे बीच में डील हुआ था ना, डील होने के टाइम पे हमने इसको 2 टुकड़े किए थे। अब जब डील सक्सेसफुल होने को आई, अब हम पहले चेक कर रहे हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक, अगर सही नहीं है तो पहले तो हम उसी को मार डालेंगे ना, है ना, जो बहरूपिया बन के आया, जैसे फिल्मों में होता है ना, फिल्मों में ऐसा ही होता है ना। तो ये याद रखना कि ये भी पुराने ज़माने में एनक्रिप्शन ही है। देखो क्या आपको क्या लगता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट मैं एक 10 रुपये को बीच में काटूं
और आप भी 10 रुपये को काटो और ये फिर मेरा आधा टुकड़ा आपके 10 रुपये वाले टुकड़े से मिल जाएगा, नहीं, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी, है ना। अगर हम एक ही बंदा भी, चलो आप 50 रुपीज़ काटो, मैं भी 50 रुपीज़ काटता हूँ, ठीक है, पत वो म्यून और टुकड़ा राला तो की है, वो नहीं मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो अलग अलग 50 रुपीज़ के क्या होंगे, 2 टुकड़े होंगे। JWT टोकन भी ऐसे ही काम करता है। JWT टोकन जब क्रिएट होता है ना, तो वो क्रिएटेड टोकन के टाइम पे उसमें एक सिक्योर की होता है। क्या होता है? एक सिक्योर की। वो सिक्योर की वेरीफाई करने के टाइम पे मिलना चाहिए। अगर वो सिक्योर की वेरीफाई करने के टाइम पे नहीं मिलेगा, इससे ब्राउजर को डिटेक्ट हो जाएगा कि दैट ये बंदा बहरूपिया है और उसको लॉग आउट करा देगा, ठीक है। ये होता है सेशन मैनेजमेंट। इस तरह से हम किसी भी सिक्योरिटी चेक को बाईपास कर सकते हैं, तो वो वाले को नहीं, इस वाले को, ठीक है। तो हैकिंग भी ऐसे ही होती है। हैकिंग में भी हम इसी सिक्योर पाथ को क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। जब हम इस सिक्योर पाथ को बाईपास कर देंगे तो ऑब्वियसली, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स पे लॉगिन करता हूं मैं, तो मुझे पता है ना उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मुझे मे भी हो सकता है 700-800 रुपये सब्सक्रिप्शन लेना पड़े मंथ का, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लॉगिन ना करूं, लॉगिन को बाईपास करके हाँ अंदर घुस जाऊं। तो बाईपास असल में इसी टोकन को ही आप करते हो, ठीक है। तो अब हमें इसमें टोकन क्रिएट करना है। तो इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले आज मैं आपको इसका ये बताऊंगा स्ट्रक्चर, कल हम फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज अब सिर्फ क्लास को 5-6 मिनट रह गए। देखो हम एक काम करते हैं, P2 वेब MVC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? P2 वेब MVC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, उनका नाम रखेंगे इंटरफेसेस। क्या नाम रखेंगे? इंटरफेसेस। तो मैंने एक फोल्डर बनाया, किस नाम से? इंटरफेसेस नाम से। तो ये होती क्या है इंटरफेसेस? आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लास विच डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन। चलो डेफिनेशन इज ओके। तो यहाँ पर आप एक फाइल बना लो, वो होगी आपकी इंटरफेस। क्या होगी? और इस इंटरफेस का नाम आप रखो लाइक टोकन सर्विस। इसका नाम मैं रखूंगा आई टोकन सर्विस। क्या नाम रखूंगा? आई टोकन सर्विस, आई टोकन सर्विस .cs। तो बताओ मैंने क्या बनाया? मैंने एक इंटरफेस बनाई जिसका नाम मैंने क्या रखा? आई टोकन सर्विस। तो इस इंटरफेस के अंदर ये जो इंटरफेस होता है ना, इसमें जो आप मेथड्स है ना खाली डिफाइन करते हो। इंटरफेस इज एक्चुअली ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक इंटरफेस आई टोकन सर्विस। इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि इंटरफेसेस के बारे में फर्दर, लेकिन याद रखो कि दैट interfaces cannot inherit from class. Interfaces can inherit from interfaces. Interface inherit कर सकता है कहाँ से? इंटरफेस से ही। तो इंटरफेस फिलहाल यहाँ पर आई टोकन सर्विस, क्या ये कहीं से इनहेरिट कर रहा है? नहीं, ये कहीं से इनहेरिट नहीं कर रहा। मैं यहीं पर मेथड एक बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा एक मेथड, उसका नाम होगा, चलो पब्लिक, या आप मेथड में लिख सकते हैं ना पब्लिक वाइड, अगर उसको कुछ रिटर्न नहीं करना हो, है ना। पब्लिक वाइड, या हम लिखेंगे पब्लिक बूल वेरीफाइड टोकन या क्रिएट टोकन, ऐसे लिखेंगे। मगर जो क्रिएट टोकन होगा वो कहाँ बूल होगा? जब टोकन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग होगी। तो हम लिखेंगे पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट टोकन, क्रिएट टोकन, ये क्या हो गया, इसको उल्टा हो गया, इसको टोकन, ठीक है, ओके। और क्रिएट टोकन, और यहां पर आपने बंद कर दिया। अब देखो इसमें क्या है, मैंने क्रिएट टोकन सिर्फ डिफाइन किया, इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है वहां पर मत। तो मैंने क्या लिखा? पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएट टोकन। तो इसका मतलब क्रिएट टोकन एक मेथड है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, लेकिन कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो याद रखना कि टोकन, ये जो इंटरफेसेस होती है ना, ये होते क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो खाली डिफाइन होते हैं, लेकिन इनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो बताओ क्रिएट टोकन में जब आप टोकन क्रिएट करोगे, आप किस चीज को लेकर टोकन क्रिएट करोगे? क्या क्या चीजें आप इसको दोगे कि सो दैट ये टोकन क्रिएट करे? क्या क्या चीजें आप इसको दोगे जिससे ये टोकन क्रिएट करेगा? यानी कि आपको पेलोड इसको बताना है कि क्या क्या होगा, पेलोड के अंदर क्या क्या होगा। तो पेलोड के अंदर होगा स्ट्रिंग यूजर नेम, एक यूजर नेम होगी, स्ट्रिंग यूजर नेम कॉमा, एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है, यूजर आईडी, ओके।
अगर आपकी यूज़र आईडी GUID है तो आप GUID लिखो, ठीक है, GUID यूज़र आईडी, ओके। और एक चीज़ होगा स्ट्रिंग ईमेल, या हम सिंपली चलो स्ट्रिंग ईमेल है, यस ईमेल भी सही है। और हम लिखेंगे इसमें एक और चीज़ इंट, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया, मेथड एक बनाया, उसका नाम क्या रखा, क्रिएट टोकन। एंड बताओ क्रिएट टोकन के कितने पैरामीटर हैं, 4। क्रिएट टोकन 4 पैरामीटर्स लेगा, कितने, यूजर नेम, यूजर आईडी, ईमेल एंड टाइम। लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं होगी। अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं है तो फ़ायदा क्या है इसको यहाँ पर इंटरफेस बनाने का। इसको धीरे धीरे आप समझोगे, ये डीकपलिंग के लिए फिर आगे यूज़ होगा। आगे जाकर जब हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस वक्त हम इसको डीकपलिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना। इंटरफेसेस के साथ साथ मैं एक और यहाँ पर आज फोल्डर बनाऊंगा, एक और फोल्डर जिसका नाम होगा सर्विसेज। क्या नाम होगा, सर्विसेज, ठीक है। तो ठीक है सर्विसेज, तो यहाँ पर सर्विसेज नाम से एक फोल्डर बन गया। और इस सर्विसेज नाम के फोल्डर के अंदर आप एक क्लास क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे, क्लास। उस क्लास का नाम आप रखोगे टोकन सर्विस। क्या नाम रखोगे। अब मैंने क्या क्या बनाया, एक तो मैंने बनाया एक इंटरफेस और एक बनाया टोकन सर्विस। एक इंटरफेस है, एक सर्विस है। बताओ भाई, अगर टोकन सर्विस को मैं इनहेरिट करता हूं आई टोकन सर्विस से, क्योंकि क्लास जो है दैट कैन इनहेरिट फ्रॉम इंटरफेस, उल्टा लेकिन पॉसिबल नहीं है। A class can inherit from interface। तो मैंने लिखा आई टोकन सर्विस। चलो देखो, मैं इसको बोलता हूं कि तुम इनहेरिट करो किससे, तुम इनहेरिट करो टोकन सर्विस को। मैं बोल रहा हूं टोकन सर्विस तुम इनहेरिट करोगे किससे, आई टोकन सर्विस से। ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज ये बोल रहा है कि फिर आपको आई टोकन सर्विस के मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन यहां पर लिखना है। क्या बोल रहा है ये एरर, पता है किस बात का है, एरर इस बात का है, ये बोलता है कि अगर टोकन सर्विस इनहेरिट कर रहा है कहां से, आई टोकन सर्विस से, इंटरफेस से, तो इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन हुए थे वो मेथड्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। समझो इस चीज बात को। अगर वो मेथड्स होते तो फिर इनका कर्ली ब्रेस यहीं पर होता ना। एरर दे रहा है, क्यों क्यों दे रहा है एरर, बिकॉज आप ना इंटरफेस के अंदर इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो, इसीलिए कर्ली ब्रेसेस यहां पर सोचो भी मत। तेलछा क्रिएट टोकन मेथड नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्रिएट टोकन कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है, इसकी बातें सिर्फ देखो, मैं ऐसे समझाता हूं, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मैं आपको बोलता हूं मदद देखो ये चीज है, 6 पॉइंट्स है, इन 6 पॉइंट्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आपके और हमारे बीच में बिजनेस हम फर्दर करेंगे। तो वो 6 पॉइंट्स क्या होंगे हमारे बीच में, वो कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट हो गए, वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारे बीच में वो होता है ना कॉन्ट्रैक्चुअल, वो जो डॉक्यूमेंट होगा उस कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट पे वो चीजें क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स है, ठीक है। बाद में उसकी इंप्लीमेंटेशन कहां पर होगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी हम जब आपस में बिजनेस करेंगे। हम क्योंकि जब हम बिजनेस करेंगे ना, हम उन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर, मद्देनजर रखते हुए बिजनेस करेंगे, तो वो उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में खाली क्या क्या करना है, गाइडलाइंस लिखी होती है, ठीक है। तो ये क्रिएट टोकन भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये भी इसी तरह से गाइडलाइन है कि क्रिएट टोकन एक मेथड होगा उसमें ये चीजें होंगी एज अ पैरामीटर, लेकिन बाद में करना क्या है वो यहाँ पर नहीं है, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। अब मैंने इसको कहा कि देख टोकन सर्विस तुम आई टोकन सर्विस से इनहेरिट होकर आई हो। अब अगर ये मुझे बोलता है कि तुम इसको क्विक फिक्स करो, चलो क्विक फिक्स करते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा खुद से। जब मैं इसको क्विक फिक्स करता हूँ, ये बोलता है इंप्लीमेंट इंटरफेस, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो। तो जैसे ही मैं इंप्लीमेंट इंटरफेस करता हूँ, देखो इसने क्या किया, इसने क्रिएट टोकन नाम से एक मेथड बनाया, उसमें वही पैरामीटर्स ले लिए, कर्ली ब्रेसेस में लिखता है थ्रो न्यू नॉन इंप्लीमेंटेशन एक्सेप्शन, यानी कि ये इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो हमें इस नॉन इंप्लीमेंटेशन लाइन को हटाकर इंप्लीमेंटेशन लिखनी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जब तक हम इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे तब तक हम इसको क्या रखेंगे, नॉन इंप्लीमेंटेड एक्सेप्शन, यानी कि ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इट्स जस्ट ए कॉन्ट्रैक्ट, इसके सिर्फ पैरामीटर्स डिफाइन हुए हैं, ये कहीं पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। एंड जब तक आप इंटरफेसेस को क्लासेस में इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आप ये लाइन इसमें रखोगे। कौन सी लाइन, थ्रो न्यू नॉन इंप्लीमेंटेशन, नॉन इंप्लीमेंटेड एक्सेप्शन। इसको सेव करते हैं, कल हम यहाँ पर क्रिएट टोकन की इंप्लीमेंटेशन लिखेंगे।
ठीक है। और इस तरह से हम JWT टोकन को क्रिएट करके सेव कर देंगे कहाँ पर, कुकीज़ में। तो वो कल की क्लास होगी, आज की क्लास यहाँ पर बंद करते हैं। बाय बाय।